हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में पढ़ेंगे बाल विकास यानी कि सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, जो हर बार क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में ट्रेंड किया हुआ है। आज की क्लास सेट 3 होगी। इससे पहले पहला और दूसरा सेट हम करा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैराथन क्लास भी बहुत ही शानदार तरीके से हर सब्जेक्ट की आती रहेगी और कुछ मैराथन क्लास हम करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जा सकता है या देखा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, मासूम और आश्रित के रूप में, या आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में। देखिए केवल ज्ञान का उपयोग यहाँ पे आ गया, ये क्वेश्चन गलत, यानी कि ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल और केवल सिर्फ ज्ञान की बात करेगा तो ये निगेटिव टैग वर्ड्स है। और संपूर्ण पैडागोजी में हम बहुत अच्छी तरह से बताए हैं कौन पॉजिटिव टैग वर्ड्स है और कौन निगेटिव टैग वर्ड्स है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार संपूर्ण पैडागोजी देखिएगा, मजा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। तो ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग लॉक कर देंगे, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले के रूप में देखा जाता है, क्योंकि दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा रचनावादी सिद्धांतों के साथ संरेखित होती है, जो यह बताता है कि सीखने वाले अनुभवों और चिंतन के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो यह समग्र विकास पर आधारित होता है। कौन, प्रगतिशील शिक्षा दोस्तों, ये क्या होता है, बच्चों के दृष्टिकोण को महत्व देता है और अन्वेषण यानी कि खोजने, तर्क वितर्क करने, जांच व सहयोग को प्रोत्साहित करता है। कौन, प्रगतिशील शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर 3 लॉक कर देंगे, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है, प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करती है। देखिए जहां तुलना की बात की जाए, सेग्रेशन की बात की जाए, उच्च ग्रेड की बात की जाए, तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। संपूर्ण पैडागोजी में हम यह बताए हैं। अगर आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद जरूर संपूर्ण पैडागोजी देखिएगा। देखिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ 75 नंबर आप सीटेट के एग्जाम में वैसे ही पा जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात होता है। क्या होता है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके क्या वह कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसमें चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा केंद्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, यह सीखने को गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कथन है, कथन किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व का पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। आर क्या कह रहा है दोस्तों, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। क्या जैविक रूप से निर्धारित की जाती है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कथन ये गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कथन ये सत्य है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप होने और स्त्रीत्व या पुरुष की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इस अवधि के जेंडर से संबंधित जो सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं के बारे में बढ़ती जागरूकता से चिन्हित किया जाता है। क्या किया जाता है, चिन्हित किया जाता है किशोरावस्था में, क्योंकि किशोर अपने साथियों के साथ घुलने मिलने और अपनी पहचान स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो कथन ए सत्य हो जाएगा और आर कथन जेंडर बिल्कुल ये क्या है दोस्तों, ये असत्य है। क्योंकि क्योंकि दोस्तों इसमें एक भूमिका निभाने वाली जो होती है जैविक, क्योंकि सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों से आकार लेती है। ये जेंडर भूमिकाएं किससे लेती हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों से आकार लेती हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ जैविक। तो ऑप्शन नंबर 1
सत्य है और आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, ये सही है लेकिन आर गलत है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं, ठीक है, और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है? क्या वृद्धि और परिपक्वता का, क्या पोषण और अनुशासन का, क्या आनुवंशिकता और वातावरण का, या लैंगिक पहचान आनुवंशिक संरचना का? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, आनुवंशिकता और वातावरण का। दोस्तों आनुवंशिकता क्या होता है? उसके माता पिता दोनों ही कुशल गायक हैं, ठीक है, जो संगीत प्रतिभा के प्रति आनुवंशिक प्रवृत्ति का संकेत देता है। आनुवंशिकता उसके माता पिता से गुणों की आनुवंशिक विरासत के माध्यम से कुछ क्षमताओं और प्रतिभाओं की क्षमता में प्रदान करती है। मतलब कुछ न कुछ उसके माता पिता से गुण जो उसमें समाहित हो जाती है, उनके बच्चों में आ जाती है, तो उसी को आनुवंशिकता कहते हैं। और वातावरण किसे कहते हैं? यानी कि पर्यावरण से दोस्तों उसके माता पिता न केवल उसके प्रतिभा को पहचानते हैं, बल्कि उसके आवाज प्रशिक्षण कक्षाओं में भेजकर सक्रिय रूप से उसका पोषण कर रहे हैं। तो ये पर्यावरण इन्वायरमेंटल को दर्शा रहा है दोस्तों, तो आनुवंशिकता और वातावरण। दोस्तों देखिए आप लोग मतलब ये देख सकते हैं कि मतलब छोटा सा कोई बालक है 5 साल का, 4 साल का, उसको अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो वो अच्छे से और अपने आप को परिपूर्ण बनाएगा। तो वही है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो अच्छा होगा। तो आनुवंशिकता क्या होता है? कुछ अपने माता पिता से उसके अंदर गुण विद्यमान हो जाती है, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, आनुवंशिकता और वातावरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए संवेदनशील अवधि, यहाँ पे अवधि है मिसप्रिंट हो गया है, तो ठीक है। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्या उत्पत्ति मूलक कारक, मानव जाति कारक, या पर्यावरणीय कारक, या वंशानुगत कारक? तो देखिए कुछ जिसके लिए समय अवधि होती है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके द्वारा कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो पर्यावरण, अभी जस्ट हम बताएं कि अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा कुछ समय के लिए, अवधि के लिए, तो उसमें परिपूर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है? देखिए भाषा विकास के लिए प्रारंभिक भाषा प्रदर्शन महत्वपूर्ण है, और ये संवेदनशील अवधि विभिन्न विकासात्मक क्षेत्र के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। तो ये पर्यावरणीय कारक के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो? ये तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित, जहाँ हतोत्साही की बात की जाए, जहाँ केवल सिर्फ और सिर्फ उसी की बात की जाए केवल, वो भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण पेडागोजी में बताए हैं। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। ऐसे प्रश्नों को केवल तथ्यों को याद करने के स्थान पर विश्लेषण, तर्क और अवधारणाओं को गहराई से समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों, याद करने के लिए नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शिक्षिका स्वयं से पूछती है, किसे? स्वयं से, यानी अपने आप, अपने जगह रखकर क्वेश्चन को माइंड रिलेट करिए। एक शिक्षिका स्वयं से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्र को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण को स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो? वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश करिए? देखिए दोस्तों कीवर्ड पकड़िए यहाँ पे, पर्यावरण। पर्यावरण किस में आती है? प्राकृतिक में आती है। हमारे इन्वायरमेंटल किस में आते हैं? प्राकृतिक में। तो यहाँ पे प्राकृतिक बुद्धिमत्ता की बात कर रही है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग 3 लॉक कर देंगे, क्योंकि प्राकृतिक बुद्धिमत्ता में पर्यावरण में वस्तुओं और घटनाओं को वर्गीकृत करके श्रेणीबद्ध करने की क्षमता शामिल होती है।
इसलिए ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग लॉक करेंगे। दोस्तों ये भाषाई बुद्धि क्या है? भाषाई बुद्धिमत्ता यानी कि भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता से संबंधित है, जिसमें पढ़ने, लिखने और बोलने जैसे कौशल शामिल होते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता देख लेते हैं, अंतर्वैयक्तिक किसमें आती है? देखिए, ये दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से समझने और बातचीत करने से एक दूसरे के साथ सहसंबंध स्थापित करने से उसी को अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता कहते हैं। शारीरिक, देखिए शारीरिक, ये भी कई बार एग्जाम में ट्रेंड करता है, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इस गतिविधियों के लिए अपने शरीर का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है। जैसे नृत्य नृत्य की बात आ जाए, खेल की बात आ जाए, हाथ पैर चलाने की बात आ जाए, मतलब शारीरिक गतिविधि आ जाए तो शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता कहलाती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे। पर्यावरण यहाँ पे दिया है यानी कि प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, महारत प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? कैसे विचार प्रभावित होते हैं? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यह प्रायः योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ती हुई आंतरिक अभिप्रेरणा को विश्वास को दर्शाता है। यह योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ती हुई आंतरिक अभिप्रेरणा को और विश्वास को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर देंगे, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है और अपनी योग्यता को वृद्धिशील दृष्टिकोण में प्रसारित करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर आंतरिक मोटिवेशन हो दोस्तों सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी आंतरिक है, बट यहाँ पे स्थिर की बात कर दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग वृद्धिशील दृष्टिकोण भी आ गया और आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा। दोस्तों ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। ठीक है, वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही हैं और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती हैं। देखिए समूहों में, याद रखिएगा, कीवर्ड पकड़ते रहिएगा। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। वो क्या करता है? संघर्ष करता है, मतलब उसको कठिनाई हो रही है याद करने में। तो रमा के लिए इस छात्र की सहायता करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा दोस्तों? क्या छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़े? नहीं, निगेटिव की ओर दर्शा रहा है। छात्रों को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए दोस्तों ये पॉजिटिव वर्ड्स है, बट यहाँ पे क्या है कि संघर्ष कर रहा है, वो संघर्ष कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि अपने आप तो खुद ही खोज रहा है लेकिन संघर्ष कर रहा है, उसको थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। और वाइगोस्की यहाँ पे आए हैं, तो वाइगोस्की जेडपीडी किससे संबंधित है? वाइगोस्की से, यानी कि समीपस्थ विकास क्षेत्र दोस्तों थोड़ा सा हेल्प मांग रहा है, तो इसको भी गलत कर देंगे। छात्र को अलग कार्य समझ, अलग की बात करेगा तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेग्रेशन की बात करेगा, अलग की बात करेगा, संपूर्ण पेडागोजी में हम पढ़ाए हैं सब पेडागोजी। छात्र के साथ समस्या पर काम करें, बिल्कुल सत्य है। और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें, ऑप्शन नंबर 4 लाख हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों वाइगोस्की का भी यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। जेडपीडी यानी कि वाइगोस्की का सिद्धांत समीपस्थ विकास के क्षेत्र यानी जेडपीडी के महत्व पर बल देता है, जो कार्यों की वह सीमा है जिसे एक सीखने वाला मार्गदर्शन के साथ पूरा कर सकता है, लेकिन अभी तक स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर सकता है। तो वही है कि जेडपीटी उसको थोड़ा सा हेल्प की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, आर कथन क्या कर रहा है? ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्न अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालती है। देखिए निष्क्रिय शब्द आ गया, संपूर्ण पेडागोजी में बताया, ये भी निष्क्रिय शब्द निगेटिव होता है और बाधा डालती है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो यानी कि कथन दोस्तों, कथन ये सही होगा, आर गलत होगा, क्योंकि शिक्षकों को, देखिए शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल कथन ये सत्य है और आर गलत है। यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग चलेंगे, ऑप्शन नंबर
3 को लॉक कर देंगे। ये सत्य है और किंतु आर गलत है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? देखिए, व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक विकास और ये सामाजिक विकास जो आती है, ये तीनों के तीनों मनोसामाजिक विकास में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे। इसमें भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता मिलकर मनोसामाजिक विकास का निर्माण करते हैं। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो मनोसामाजिक विकास का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 लॉक हो जाएगा, मनोसामाजिक विकास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? कौन सही वर्णन कर रहा है दोस्तों? देखिए, हम बताएं। देखिए, क्वेश्चन कैसे आप लोग छाटेंगे। देखिए, मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज, हम निगेटिव बताए हैं संपूर्ण पैडागोजी में। जहां देखिए तुरंत वो निगेटिव वर्ड्स हो जाएगा, तुरंत वो गलत हो जाएगा। तो चौथा तो आप ऐसे ही गलत कर दीजिए। जिस ऑप्शन में चौथा है उसको गलत कर दीजिए। देखिए, चौथा ये गलत हो गया, चौथा ये गलत हो गया। बचा कौन सा? दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए, सुविचार हुआ, अनुकूलित हुआ, विभेदित हुआ, ये सब पॉजिटिव है। जब विभेदित, जब अलग करने की बात की जाए तब वहां पे गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड्स यानी कि 1, 2, 3 हम लॉक कर देंगे ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सत्य हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सुविचार में देखिए, सुविचार में क्या होता है हम बता रहे हैं। देखिए, सुविचार वो है जो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण में छात्रों की विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को पहचानने और संबोधित करने के लिए सुविचारित रणनीति शामिल होती है। अनुकूलित क्या होता है? इसके लिए विभिन्न संस्कृति, इसके लिए अनुकूलित के लिए विभिन्न संस्कृति पृष्ठभूमि के छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, इसकी जो विभिन्न उसकी संस्कृति पृष्ठभूमि होती है उसको पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों और सामग्रियों को अपनाने की आवश्यकता होती है। जो भी शिक्षण विधि में टीएलएम वेलएम वगैरह जो भी आता है उसको बताएं अनुकूलित है। विभेदित तो इसमें विभिन्न शिक्षण शैलियों, आवश्यकताओं और सांस्कृतिक संदर्भों को समायोजित करने के लिए निर्देशों में अंतर करना शामिल होता है विभेदित में। तो पहला, दूसरा, तीसरा सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 लॉक कर देंगे। अब मानकीकृत जहाँ देखे तुरंत उसको ऑप्शन गलत मार के निकलिए ध्यान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कथन ए क्या कह रहा है दोस्तों? स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो उत्पाद और सीखने का आकलन करते हैं। बिल्कुल आकलन करते हैं, यानी कि ये सत्य हो जाएगा। कथन ये सत्य है। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक पुट है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आजकल के दोस्तों आधुनिक में क्या हुआ है? आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत में प्राय सख्त अनुक्रमित अधिगम के बजाय लचीलेपन का, फ्लेक्सिबल की बात की गई है। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया गया है, यानी कि कथन आर गलत हो जाएगा। कारण आर गलत है और कथन ये सत्य है, यानी कि ये सही है किंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? देखिए, भाषा विचार को आकार नहीं देती है, गलत। विचार भाषा को आकार देते हैं, नहीं। इन लोग के बीच का संबंध नहीं है। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, गलत। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 को ध्यान से लॉक करेंगे। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच का संबंध यह बताती है कि भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो देखिए, मानदंड संदर्भित क्या कहता है? विशिष्ट विषयों की महारत शामिल नहीं, तुरंत गलत हो जाएगा। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर देंगे। जो मानक संदर्भित होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है? उन्हें एक समूह के भीतर रैंकिंग देते हैं। किसके? बच्चों में, अपने साथियों में एक समूह के भीतर रैंकिंग देते हैं और इस प्रकार का मूल्यांकन छात्रों की एक दूसरे से तुलना करने की उनकी
सापेक्ष स्थिति निर्धारित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम सत्य हो गया, क्योंकि रचनात्मक में क्या होता है, तो रचनात्मक लिख दिया है, यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, बिल्कुल गलत। क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन में यह कहता है दोस्तों कि इस प्रकार के मूल्यांकन में यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन में छात्रों के सीखने की निगरानी करने और निरंतर प्रक्रिया प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों मिलन सत्य नहीं है। योगात्मक मूल्यांकन इसमें क्या कह रहा है, पेपर पेंसिल परीक्षा के साथ साथ गैर लिखित, ये भी गलत, क्योंकि ये भी मेल नहीं खा रहा है। क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन में दोस्तों इसमें सामान्य अंतिम परीक्षा या सत्र के अंत की परियोजना जैसे मूल्यांकन शामिल होते हैं। अर्धवार्षिक के अंत में, वार्षिक के अंत में जो होता है वो योगात्मक मूल्यांकन होता है। तो इसमें ऑप्शन 2 सत्य है, इसका मिलान सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालती है। मतलब इसमें दिया है कि इसमें से वो दृष्टिबाधित बालक जो हैं इनमें चारों में से कौन सा बाधा डाल सकती है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूप व्याख्या प्रतिलेखन नहीं, ये बाधा नहीं डालेगी, ये हेल्प करती है इसमें दृष्टिबाधित बालकों के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र सब उनको प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट, मतलब मुद्रित छपे पाठ्य पुस्तक और नोट। अगर मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित है, किसी को दिख नहीं रहा है, छपा छपाया नोट्स पाठ्य पुस्तक दे देंगे, क्या उसको काम आएगा, नहीं आएगा। तो यही है बाधा। तो निगेटिव का निगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 ला कर देंगे, क्योंकि उभरी हुई रेखा चित्र पकड़कर स्पर्श कर वो देख सकते हैं। ग्राफिक सामग्री को स्मरणीय तरीके से वो भी इनके लिए हेल्प है। तो मुद्रित पाठ्य पुस्तक और नोट्स उनके काम लायक नहीं आएगा, और यही पूछा है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या मात्रात्मक शोध कार्य विधि, बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। तो ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग लॉक कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास के अध्ययन करने के लिए बच्चों के सामने नैतिक दुविधा और उनकी अनुक्रियाओं की समालोचना करना। जो नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा, मोरल रीजनिंग, यही बात है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को निम्न अधिगम की ओर ले जाता है। देखिए, रचनात्मक से यंत्रवत ले जाता है, अर्थहीन ऑप्शन नंबर 1 लॉक हो जाएगा। जिसमें रचनावादी, क्रिटिकल थिंकिंग हो, समालोचनात्मक, तर्क वितर्क करने की जिसमें बालक में, उसी को खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 लॉक हो जाएगा। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खोज आधारित या अन्वेषण को ही खोज आधारित कहते हैं, अधिगम की ओर ले जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पठन वैकल्य से जूझ रहे तो छात्रों को सिखाया जा सकता है दोस्तों। देखिए, 18 के बाद है क्वेश्चन 19, सही है दोस्तों। हम कहें कि 18 छूट गया क्या। तो दोस्तों, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, व्यवस्थित धनात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। जो व्यवस्थित धनात्मक प्रशिक्षण होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इस प्रशिक्षण में छात्रों को ध्वनियों और अक्षरों के बीच के व्यवस्थित संबंध को सिखाना शामिल है। यह तरीका डिसलेक्सिया से ग्रस्त छात्रों के लिए कारगर है। पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया इसी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 लॉक हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना। देखिए, दंड और पुरस्कार की बात जहां की जाए तुरंत वह ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखा, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। पहले तो दोस्तों आप सरल सिखाएंगे, साधारण सिंपल, तब तो जटिल की ओर लेकर जाएंगे। पहले ही सरल नहीं सिखाएंगे, जटिल के लेकर जाएंगे, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, पाठ्यक्रमों को बच्चों के आयु समूह और चरण को ध्यान में रखकर तैयार, बिल्कुल सत्य है। जीन पियाजे 4 चरण बताए हैं अपनी अवस्था में, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रिया। जैसे जैसे बालक बढ़ता जाता है अपने
वही 4 स्टेजेस की वही बताया कि आयु समूह व चरण के आधार पे रखकर तैयार किया जाना चाहिए, इसीलिए 4 चरण वो बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक, देखिए ये कीवर्ड पकड़े रहिएगा, परासंज्ञानात्मक कौशल वो इसे कहते हैं कि जो छात्र, जो बच्चा, जो बालक स्वयं से कार्य करे उसी को परासंज्ञान कहते हैं। तो अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में है दोस्तों। तो देखिए छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि की अपेक्षा अंक देना बिल्कुल गलत हो जाएगा। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया विचार करने के पर बिल्कुल सत्य। स्वयं बताए नहीं, परासंज्ञान कौशल यही कहता है कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, थोड़ा कमेंट कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। और हाँ दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे, तो आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैराथन हर क्लास एक एक मतलब अच्छे से आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मुझे भी मोटिवेट मिलेगा तो हमें भी आत्मविश्वास बढ़ेगा दोस्तों, और आप लोग का दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा अगर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, यही मेरे लिए मोटिवेशन है दोस्तों। आप लोग हैं तो हमारे लिए यही मोटिवेशन है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहे। और हाँ दोस्तों ये जो तैयार किए हैं कंटेंट और मैराथन भी देख लीजिए, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देरी नहीं करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है। देखिए स्वलीनता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। स्वलीनता एक तांत्रिक विकासात्मक विकार है, बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर देंगे। देखिए हम बता रहे हैं जो स्वलीनता को तांत्रिकीय विकासात्मक विकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जहाँ तांत्रिकीय विकासात्मक की बात की जाए दोस्तों वही स्वलीनता होता है, क्योंकि जिसका अर्थ यह होता है यह एक ऐसी स्थिति है जो तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करती है। जो स्वलीनता होती है दोस्तों, स्वलीनता वो तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करती है, व्यवहार, संचार और सामाजिक संपर्क को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर देंगे। स्वलीनता एक तंत्रीय विकासात्मक विकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। देखिए पियाजे अलग अपनी विचारधारा रखते हैं, वाइगोस्की अलग रखते हैं। पियाजे का मानना है कि बच्चे स्वयं से एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज मतलब सीखते हैं, या वाइगोस्की का मानना है कि बच्चे सामाजिक संस्कृति में रह सीखते हैं। तो इन दोनों का एक प्रमुख समानता भी है, वो कौन सी है। तो दोस्तों इसमें से जो पियाजे की जो समानता है ऑप्शन नंबर 3 लॉक कर देंगे। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, इन दोनों का जो समानता, प्रमुख समानता यही मिलता है कि पियाजे और वाइगोस्की का कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संरचना से जुड़ाव होती है। क्योंकि पियाजे का सिद्धांत इस बात पर केंद्रित करता है कि बच्चे अपने पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से ज्ञान का निर्माण कैसे कर सकते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका पर बल देते हैं। और दोनों सिद्धांत अपने विकास में यही सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। इनका प्रमुख समानता यही है कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संरचना और जुड़ाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए अभिकथन शिक्षकों के शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये तो कभी कथन सत्य है। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों ये गलत है, क्योंकि बचना नहीं चाहिए। आप जितने से ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, जितने से ज़्यादा बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तो आपकी मानसिकता बढ़ती है। तो वही है ये कथन, कारण ये गलत है। ए सत्य है तो ए सही है, किंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है। जो उन्होंने सीखा है, या अनुबंधन अधिगम,
रटकर सीखना, व्याख्यात्मक, देखिए रटकर सीखना गलत हो गया, व्याख्यात्मक शिक्षण गलत, पारस्परिक शिक्षण ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे दोस्तों। किसी अधिगम के रणनीति में बच्चों द्वारा जब दूसरों के साथ शामिल होकर हम लोग तर्क वितर्क करते हैं तो वो पारस्परिक शिक्षण कहलाता है, जहाँ छात्र बारी बारी से एक दूसरे को पढ़ाते हैं, प्रायः सारांशित करने, प्रश्न पूछने, स्पष्ट करने और भविष्यवाणी करने जैसी संरचित तकनीकों का उपयोग करते हैं। और यह दृष्टिकोण सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है। कौन सा? पारस्परिक शिक्षण दोस्तों। अनुबंधन शिक्षण दोस्तों, देखिए अनुबंधन शिक्षण किसे कहते हैं? अनुबंधन शिक्षण जिसमें शास्त्रीय या क्रियात्मक अनुबंधन हो, शास्त्रीय और क्रियात्मक जैसे अनुबंधनों अनुकूलन प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखने को संदर्भित करती है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 लॉक हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अभिकथन ये क्या कह रहा है? एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर बल देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल सत्य है, कुछ जगह दोस्तों क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जा सकता है। और शर्म को प्रोत्साहित, बिल्कुल शर्म को आप प्रोत्साहित करेंगे तो वो पॉजिटिव है दोस्तों, तो कथन ये सत्य हो जाएगा। भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं होती है। क्या दोस्तों इसमें कोई भूमिका नहीं होती है? ऐसा ही गलत हो गया, तो ये सत्य है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे दोस्तों। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, जिन पियाजे ने सिर्फ और सिर्फ बच्चों को वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न माना है, तो ऑप्शन नंबर 3 लॉक हो जाएगा। इससे दोस्तों गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों 28 क्वेश्चन पे आ गए। देखिए, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? विश्लेषणात्मक एनालिसिस कौन से करते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर देती है। देखिए, भारत की राजधानी, सिर्फ और सिर्फ भारत की राजधानी अगर बता देंगे तो क्या ही ये तो रटा रटाया होगा कि हाँ भारत की राजधानी दिल्ली है, सिर्फ एक उत्तर है। इससे विश्लेषणात्मक हो ही नहीं, एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे बच्चे। भारत में कितने राज्य? देखिए यहाँ पे ये भी फैक्ट है, 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? इतने राज्य हैं, इतने संघ राज्य प्रदेश हैं, रटवा देंगे बच्चों को। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की कुल जनसंख्या बता देंगे कि 32,87,263 फलाना ढकाना इतना कुछ है, ये भी रटा रटाया हुआ है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारक क्या है? देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या में योगदान देने के लिए कई कारक हो सकते हैं। विश्लेषण और मूल्यांकन करने, गहरी सोच समझ सकते हैं, समझ को बढ़ावा दे सकते हैं, जटिल मुद्दों को तोड़ने और विभिन्न कारणों की खोज करना शामिल इसमें है। इसमें विश्लेषणात्मक में भारत की जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण अनेक प्रकार हो सकते हैं। तो इस तरह बच्चे सोचेंगे समझेंगे तो विश्लेषणात्मक चिंतन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 लॉक हो जाएगा। और डायरेक्ट सिर्फ एक उत्तर हम फैक्ट बता देंगे कि नहीं भारत की राजधानी ये है, लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी ये है, झारखंड की राजधानी ये है, ऐसे बता देंगे तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ बद मुक्त वाले प्रश्न, बद अंत वाले प्रश्न हो जाएंगे, मुक्त वाले प्रश्न नहीं हो पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समावेशी कक्षा में दोस्तों देखिए, हम ऑप्शन प्रीवियस ईयर कराएंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों बहुत अच्छी तरह से आप लोग को कराएंगे, बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए, समावेशी कक्षाओं में देखिए समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, हम अभी बताते रहे आपको। देखिए, सभी संस्कृति को एक साथ रखकर पढ़ाया जाए, जिसकी मातृभाषा है, जिसकी क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है, सबको एक समान रख के पढ़ाया जाए। कोई पढ़ने में तेज बालक है, कोई कम बालक है, तो उसको अलग न किया जाए, सबको एक समान रख कर पढ़ाया जाए, सभी धर्मों को समान माना जाए। ये समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। तो देख लीजिए अब क्या हो रहा है, 29 का ऑप्शन देखिए तीसरा में है, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेद निर्देशित किए जाते हैं। ये ऑप्शन नंबर अलग अलग विभिन्नताओं के मतलब अलग अलग संस्कृति के अलग अलग कल्चर की एक साथ हम लोग पढ़ा सकते हैं। देखिए निगेटिव कैसे खोजेंगे? देखिए, समावेशी कक्षाओं को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय से, एक ही दर एक ही समय से सिर्फ सीखे नहीं, वो तो कभी भी किसी भी टाइम सीख सकता है। विशेष बच्चों को जरूरतें पूरा करने के लिए अलग शैक्षिक, देखिए विशेष के लिए अलग शैक्षिक निर्धारित करेंगे नहीं, किसी को भी अलग नहीं करेंगे, सबको समान मानेंगे। बच्चों के बीच हर तरह विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य, अरे विभिन्नता को दूर करेंगे, देखिए ये भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का लॉक हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों,
अभिकथन ए क्या कह रहा है, शिक्षकों को बच्चे को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन ये क्या कर रहा है, बिल्कुल सत्य है। बच्चों में गलत अवधारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान कर, बिल्कुल ये भी सत्य है। और दोस्तों व्याख्या भी कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उदाहरण और गैर उदाहरण की चर्चा होनी चाहिए और गलत अवधारणाओं से निपटने के लिए इसमें भी उदाहरण की बात कर रहा है। तो दोनों की व्याख्या सत्य है। तो ए और आर दोनों सही है तथा ए और आर की व्याख्या सही है। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।